ममता बनर्जी 11 दिनों के विदेश दौरे पर रवाना। स्पेन दुबई में बिजनेस समिट में लेंगी हिस्सा। पहला C-295 ट्रांसपोर्ट प्लेन लेने स्पेन पहुंचे वायुसेना प्रमुख। 56 प्लेन में से 16 प्लेन रेडी टू फ्लाई कंडीशन में आएंगे। मोनू मानेसर को हरियाणा पुलिस ने किया गिरफ्तार। 8 महीने से चल रहे थे फरार। 5 जजों की बेंच में राजद्रोह कानून के CGI बोले कुछ कानून बढ़ई को आरी देने जैसा जिससे वो जंगल काटने की सोचते हैं। लैंड फॉर जॉब्स केस में लालू के खिलाफ चलेगा केस। केंद्र सरकार ने CBI को दी मंजूरी। नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 11 दिनों के स्पेन और दुबई दौरे के लिए मंगलवार को रवाना हुई। दुबई में रात भर रुकने के बाद बुधवार सुबह ममता स्पेन की राजधानी मैड्रिड जाएंगी। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक वहां वो 3 दिवसीय बिजनेस समिट में भाग लेंगी। मैड्रिड में इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन सौरभ गांगुली उन्हें ज्वाइन करेंगे। इसके बाद ममता गैर आवासीय बंगालियों से भी मुलाकात करेंगी। कोलकाता में 21 और 22 नवंबर को होने वाले 7वें बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट को लेकर ममता की विदेश यात्रा अहम मानी जा रही है। विदेश यात्रा के जरिए ममता बंगाल में ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेशकों को लाने की कोशिश करेंगी। नबन्ना स्थित राज्य सचिवालय में ममता ने मंगलवार को बताया कि मैड्रिड में 3 दिन रुकने के बाद वो बार्सिलोना में 2 दिन के बिजनेस समिट में हिस्सा लेंगी। इसके बाद बार्सिलोना से वापस दुबई आएंगी, जहां BGBS समेत कुछ और मुद्दों पर बैठकों में उन्हें शामिल होना है। बता दें कि ममता के साथ बंगाल के चीफ सेक्रेटरी HK द्विवेदी और कोलकाता फुटबॉल क्लब मोहन भागवत, ईस्ट बंगाल और मोहम्मडन स्पोर्टिंग के सीनियर पदाधिकारी भी विदेश दौरे पर जाएंगे। 23 सितंबर को सभी लोग दुबई से कोलकाता लौटेंगे। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 9 से 10 सितंबर के बीच G20 समिट का आयोजन हुआ। सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिनर होस्ट किया। इसमें विदेशी मेहमानों के अलावा देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इनवाइट किया गया था। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी भी डिनर में पहुंची। अब कांग्रेस ममता बनर्जी के डिनर में शामिल होने पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, हमने तो डिनर से दूरी बनाई थी, लेकिन दीदी एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंच गई। वहीं भारत को अपना पहला C-295 टैक्टिकल मिलिट्री एयरलिफ्ट प्लेन बुधवार को मिल जाएगा। इसे लाने वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी स्पेन पहुंच चुके हैं। C-295 स्पेन के सेविले प्लांट में बनाया जा रहा है। वायुसेना में इसका फाइनल इंडक्शन इसी महीने हिंडन एयरबेस पर होगा। दूसरा एयरक्राफ्ट मई 2024 तक आएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तैनाती आगरा एयरबेस में होगी, जहां इसके पायलट्स का भी ट्रेनिंग सेंटर भी अगले साल तक तैयार हो जाएगा। सितंबर 2021 में भारत ने यूरोपियन कंपनी एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस के साथ C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए 21,000 करोड़ रुपए की डील की थी। इसमें 56 प्लेन की मांग की गई थी। इनमें से 16 प्लेन रेडी टू फ्लाई कंडीशन में स्पेन आएंगे। बाकी के 40 प्लेन गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम कंपनी बनाएगी। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड गुजरात के वडोदरा में 2024 के मध्य तक C-295 विमान बनाना शुरू करेगी। फिलहाल इसकी फाइनल असेंबली लाइन का काम चल रहा है। पहला स्वदेशी C-295 विमान 2026 में तैयार होगा। फाइनल असेंबलिंग करने के लिए एयरबेस और टाटा के हैदराबाद व नागपुर प्लांट में 14,000 से ज्यादा स्वदेशी पार्ट्स तैयार कर वडोदरा भेज जाएंगे। कंपनी 2031 तक वायुसेना को सभी 40 एयरक्राफ्ट सौंप देगी। वायुसेना के अलावा नौसेना और कोस्ट गार्ड भी 15-16 प्लेन खरीद सकती है। फिलहाल इस पर बातचीत चल रही है। नेवी के लिए 10 प्लेन कोस्टल सर्वेलांस व पेट्रोलिंग के लिए तैयार किए जाएंगे। वहीं कोस्ट गार्ड भी 6 एयरक्राफ्ट के जरिए निगरानी और ट्रूपर्स मूवमेंट करेगी। इतना ही नहीं, देश की सीमाओं की निगरानी करने वाले BSF ने भी C-295 खरीदने की तैयारी की है। करीब 3 सिक्योरिटी एजेंसी भी निगरानी के लिए इसे खरीदने को तैयार हैं। 6 पायलट और 10 इंजीनियर के दल में सिविल ने इस प्लेन की हैंडलिंग से जुड़ी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। भारतीय वायुसेना में C-295 प्लेन एवरो एयरक्राफ्ट की जगह लेंगे। दरअसल वायुसेना में 60 साल पहले खरीदे गए 56 एवरो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। कई सालों से इन्हें बदलने की मांग हो रही थी। मई 2013 में कंपनियों को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भेजा गया था। मई 2015 में रक्षा खरीद परिषद ने टाटा ग्रुप और एयरबेस के C-295 एयरक्राफ्ट के टेंडर को अप्रूव कर दिया था। एक दावा यह भी है कि 40 प्लेन देश में बनाए जाने से करीब 15,000 हाई स्किल जॉब क्रिएट होंगी। इसके साथ ही 10,000 लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा।
भारतीय वायुसेना के 5 MiG-29 लड़ाकू विमान मिस्र में हो रहे इंटरनेशनल वॉर गेम में हिस्सा ले रहे हैं। 21 दिन तक होने वाले तीनों सेनाओं के संयुक्त युद्धाभ्यास को ब्राइट स्टार नाम दिया गया है। MiG-29 के अलावा भारत के 6 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 150 स्पेशल फोर्सेस के जवानों का ग्रुप मिस्र की राजधानी काहिरा में हो रहे युद्धाभ्यास में शामिल हुआ है। वहीं हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर लिया है। मोनू मानेसर पर भिवानी में जिंदा जलाए गए नासिर जुनैद के हत्याकांड में शामिल होने के आरोप है। उसे राजस्थान पुलिस के हवाले किया जाएगा। मोनू को उसी के गांव मानेसर से पकड़ा गया है। वो पिछले 8 महीने से फरार था। बता दें 16 फरवरी 2023 को हरियाणा के भिवानी में बोलेरो गाड़ी में 2 जली हुई लाशें मिली थी। जांच में पता चला कि ये लाशें राजस्थान के भरतपुर जिले के घाटमिका गांव के जुनैद और नासिर की थी। हरियाणा के कई गोरक्षकों पर उनकी हत्या का आरोप लगा। इनमें सबसे चर्चित नाम मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव का था। राजस्थान के जिला भरतपुर के पहाड़ी इलाके के गांव घाटमिका निवासी नासिर और जुनैद को 15 फरवरी को किडनैप किया गया था। अगले दिन हरियाणा के भिवानी में बोलेरो में दोनों के कंकाल बरामद हुए थे। इस मामले में दोनों के परिवार ने बजरंग दल से जुड़े गोरक्षक मोनू मानेसर और उसके साथियों पर मारपीट के बाद दोनों को जिंदा जलाकर मार देने का आरोप लगाया था। इसके बाद भरतपुर थाना पुलिस ने मोनू मानेसर सहित अन्य लोगों पर विभिन्न धाराओं में केस भी दर्ज किया था। पुलिस इस केस में फरार 8 आरोपियों की फोटो भी जारी कर चुकी है। वहीं 152 साल पुराने राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार 12 सितंबर को सुनवाई हुई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेवी पारदेवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा के बेंच ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124A की चुनौती देने वाली याचिकाओं को 5 जजों की बेंच को ट्रांसफर कर दिया है। हालांकि केंद्र सरकार ने नए बिल का हवाला देकर कोर्ट से सुनवाई टालने का अनुरोध किया। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि भले ही नया विधेयक कानून बन जाए, लेकिन नए कानून का पिछले मामलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वो सभी डॉक्यूमेंट सीजेआई के सामने रखे ताकि बेंच बनाने के लिए फैसला किया जा सके। भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने बेंच को नए विधेयक के बारे में बताया, जिसे आईपीसी की जगह लाने के लिए लोकसभा में पेश किया गया है। एजी ने कहा कि नया विधेयक, जिससे राजद्रोह का अपराध शामिल नहीं है, संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया है। इसलिए बेंच से अपील की कि फैसला होने तक सुनवाई रोक दी जाए। हालांकि याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने तुरंत कहा कि नए विधेयक में भी ऐसा ही प्रावधान है जो बहुत खराब है। याची के एडवोकेट दातार भी इस दलील से सहमत रहे। उन्होंने कहा नए बिल में भी राजद्रोह मौजूद है, बस उन्होंने एक नया लेबल दे दिया है। सिब्बल ने यह अनुरोध किया कि मामले को सीधे 7 जजों की पीठ को दिया जाए। बता दें मोदी सरकार ने अंग्रेजों के बनाए इन 3 मूलभूत कानूनों को खत्म करके 3 नए कानून लाने का प्रस्ताव रखा है। इसमें राजद्रोह कानून का जिक्र भी है। अभी इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की धारा 124 में है। एनसीआरबी के मुताबिक इस कानून के जरिए 2021 में 86 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। गृह मंत्री शाह ने लोकसभा में कहा है कि हम इस कानून को पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। वहीं लैंड फॉर जॉब्स मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू यादव पर केस चलेगा। केंद्र सरकार से सीबीआई को इसकी इजाजत मिल चुकी है। 1 महीने पहले सीबीआई ने केंद्र से लालू के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी थी। सीबीआई ने आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कथित लैंड फॉर जॉब्स केस में ताजा आरोप पत्र के संबंध में गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। लैंड फॉर जॉब मामला तब का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे, इसलिए इसमें गृह विभाग से अनुमति की जरूरत थी। सीबीआई ने बताया कि हमने लालू के अलावा रेलवे के 3 अधिकारियों के खिलाफ भी केस चलाने की मंजूरी मांगी थी, जो फिलहाल नहीं मिली है। उम्मीद है कि 1 हफ्ते में इजाजत मिल जाएगी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई टल गई है। 21 सितंबर को सुनवाई की अगली तारीख तय की है। सूत्रों की माने तो लैंड फॉर जॉब्स मामले में यह नया केस है। पुराने केस में पहले ही राजद सुप्रीमो लालू यादव, बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और बेटी और सांसद मीसा भारती जमानत पर हैं। नए केस में भी लालू और राबड़ी को आरोपी बनाया गया है। 12 सितंबर को तेजस्वी यादव पर सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट पर सुनवाई हुई थी। सीबीआई ने 3 जुलाई को तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अगली सुनवाई में यह तय होगा कि चार्जशीट एक्सेप्टेबल है या नहीं। अगर कोर्ट तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट एक्सेप्ट कर लेती है तो उन्हें इस मामले में जमानत लेनी पड़ेगी। वहीं केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। पहले दिन की कार्यवाही पुरानी संसद में होगी। वहीं 19 सितंबर को नई संसद में कामकाज शुरू किया जाएगा। नए संसद भवन में जाते समय संसद कर्मचारी नई ड्रेस पहनेंगे। इस ड्रेस में नेहरू जैकेट और खाकी रंग की पैंट को शामिल किया गया है। ब्यूरोक्रेट्स बंद गले सूट की जगह मेजेंटा या गहरे गुलाबी रंग की नेहरू जैकेट पहनेंगे।
उनकी शर्ट भी कमल के फूल के डिजाइन के साथ गहरे गुलाबी रंग की होगी। ये यूनिफॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने बनाई है। दोनों सदनों में मार्शलों की ड्रेस में भी बदलाव किया गया है। अब वो मणिपुर पगड़ी पहनेंगे। इसके अलावा संसद भवन के सुरक्षा कर्मियों की ड्रेस भी बदली जाएगी। सफारी सूट की जगह उन्हें सेना की तरह कॉम्फोल्स ड्रेस दी जाएगी। 18 सितंबर को शुरू होने वाले संसद का विशेष सत्र पुराने भवन में शुरू होगा और बाद में गणेश चतुर्थी के अवसर पर एक दिन बाद नए भवन में स्थानांतरित हो जाएगा। नए संसद भवन का इनॉग्रेशन इसी साल 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। 18 से 22 सितंबर तक संसद के विशेष सत्र की घोषणा 31 अगस्त को संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने की थी। फिलहाल विशेष सत्र के एजेंडे को गुप्त रखा गया है। संसद के विशेष सत्र से 12 दिन पहले सोनिया गांधी ने पीएम को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने 9 मुद्दे उठाए थे। कांग्रेस चाहती है सरकार महंगाई, भारत चीन बॉर्डर विवाद और मणिपुर जैसे गंभीर मामलों पर चर्चा करे। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 24 पार्टियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह लेटर भेजा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पिछले हफ्ते 18 से 22 सितंबर तक संसद के 5 दिन के विशेष सत्र के बारे में जानकारी दी थी। उधर INDIA में शामिल लोकसभा और राज्यसभा सांसदों ने मंगलवार शाम मल्लिकार्जुन खड़गे के घर मीटिंग की। इसमें निर्णय लिया गया कि INDIA अलायंस में शामिल 28 पार्टियों में से 24 पार्टियां 18 सितंबर को शुरू हो रहे संसद के स्पेशल सेशन में शामिल होंगी। वहीं केरल हाईकोर्ट ने तिरुवनंतपुरम के श्री सरकारा देवी मंदिर में ड्रिल और हथियार प्रशिक्षण पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इसको लेकर 12 सितंबर को देवस्वाम कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर को निर्देश दिए हैं। असल में एक याचिका लगाई गई थी जिसमें कहा गया था कि मंदिर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ड्रिल और हथियारों की ट्रेनिंग कराता है। जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और जस्टिस PG अजित कुमार की बेंच ने फैसले में कहा कि मंदिर में हथियार प्रशिक्षण से जुड़ी कोई भी गतिविधि अवैध मानी जाएगी। श्री सरकारा देवी मंदिर का मैनेजमेंट त्रावणकोर देवस्वाम बोर्ड के हाथों में है। इससे पहले मई में त्रावणकोर देवस्वाम बोर्ड ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी मंदिरों को एक लेटर जारी किया था जिसमें स्पष्ट रूप से RSS को मंदिर परिसर के भीतर सामूहिक अभ्यास और अन्य गतिविधियों के आयोजन पर रोक लगा दी गई थी। हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले याचिकाकर्ताओं ने मंदिर में अभ्यास और प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने की वजह से तीर्थयात्रियों, महिलाओं और बच्चों को होने वाली परेशानियों और असुविधाओं का हवाला दिया था। त्रावणकोर देवस्वाम बोर्ड और मंदिर पर प्रशासनिक अधिकारी के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद ये गतिविधियां रोज शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक जारी रहीं। केरल के त्रिशूर स्थित इरिंजादापल्ली श्री कृष्ण मंदिर में 1 मार्च को एक 11 फुट और 800 किलो का रोबोटिक हाथी दान किया गया। ये एक लोहे के फ्रेम से बना है जिसके बाहर रबर की परत चढ़ी हुई है। इसका नाम रमन रखा गया। मंदिर में नादायुरुथल नामक धार्मिक अनुष्ठान के दौरान हाथी को भेंट किया। इस हाथी को साउथ फिल्म में एक्ट्रेस पार्वती थिरुवोतु ने पशु अधिकारी पर काम करने वाले संगठन पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी पेटा इंडिया के साथ मिलकर बनवाया था। इसे बनवाने में 5 लाख रुपए का खर्च आया। वहीं हिमाचल में कुदरत के कहर से चौतरफा हाहाकार मचा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने हिमाचल दौरे के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आपदा के वक्त प्रदेश के साथ राजनीति न करें। अगर केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपदा घोषित करती है तो इससे प्रदेश को बहुत राहत मिलेगी। प्रियंका गांधी ने मंगलवार सुबह कुल्लू और मनाली में आपदा प्रभावित से बात की और उनका दर्द जाना। इसके बाद वो मंडी के पड़ोह पहुंची जहां जुलाई महीने में भारी बारिश के दौरान BBMB डैम के पानी ने लोगों के घर और उनकी उपजाऊ जमीन को बर्बाद कर दिया था। इसके बाद प्रियंका सोलन के सामती में भी आपदा प्रभावितों से मुलाकात करेंगी। इससे पहले सुबह के वक्त करीब 8 बजे प्रियंका गांधी दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंची। यहां पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने उनका स्वागत किया। चंडीगढ़ से तीनों नेता कुल्लू के भुंतर पहुंचे। इस दौरान हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी साथ मौजूद रहे। सोलन से प्रियंका गांधी शाम के वक्त शिमला के छराबड़ा जाएंगी। संभव है कि अगले कल वो शिमला के बाढ़ प्रभावितों से भी मिल सकती हैं। हालांकि अभी तक पार्टी की ओर से प्रियंका का 1 दिन का कार्यक्रम तय है। पार्टी सूत्रों की माने तो कल भी प्रियंका गांधी प्रदेश में आपदा प्रभावितों का दर्द जानेंगी। प्रदेश में भारी बारिश से 8600 करोड़ रुपए से ज्यादा की निजी व सरकारी संपत्ति तबाह हुई है। मौजूदा मानसून सीजन से 425 लोगों की मौत हो चुकी है। इस दौरान 2595 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि 10,890 घरों का आंशिक नुकसान हुआ है। 318 दुकानें और 5,680 गौशालाएं भी तबाह हुई हैं। वहीं 24 जून से 10 सितंबर तक प्रदेश में भूस्खलन की 164 और बाढ़ की 72 घटनाएं हुई हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से तो खूब प्रयास हुए हैं, हम जानते नहीं हैं। मुख्यमंत्री जी भी, मंत्री सारे हमारे मंत्री विधायक सब
ग्राउंड पे ही रहे और उन्होंने लगातार पूरी कोशिश की और कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से अगर ये नेचुरल डिज़ास्टर मतलब राष्ट्रीय आपदा घोषित हो जाए तो इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है, मदद हो सकती है, क्योंकि हम जितना भी करना चाहते हैं, पूरा प्रयास भी करें, तब भी जितनी आपदा आई है और जितना नुकसान हुआ है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।